हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 10 सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। और अब हम ये चैप्टर करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे और एक उम्मीद आपसे भी रखेंगे कि आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो उस टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर को शेयर करना। क्या कोई पावर को शेयर करता है? नॉर्मल लाइफ में इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पावर को शेयर नहीं करता है, ठीक है। बट जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन बेस है वो डेमोक्रेसी है। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, द सिस्टम ऑफ द पीपल, ठीक है। सिस्टम ऑफ द पीपल जो लोगों का है, बाय द पीपल लोगों के लिए बनाया गया है, एंड फॉर द पीपल, ठीक है। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये जो डेफिनेशन है ये है डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? डेमोक्रेसी ये होती है, बहुत देखो, बिल्कुल इजी एग्जांपल आपके लिए। डेमोक्रेसी क्या होती है? स्टूडेंट्स, आपके घर में आप हो, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं और आपका कोई बड़ा भाई है, सपोज करके, या 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जब आप 4 मेंबर्स हैं तो आपके फादर आपको बोलते हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, ठीक है। आपके फादर क्या बोलते हैं कि बेटा मैं ना कार लेने वाला हूँ, तो आप बताओ बेटा कौन सी लेनी चाहिए? आपने बताया कि पापा ये वाली गाड़ी अच्छी है, ये लेंगे, ठीक है। फिर आपके पापा ने आपकी मम्मा से पूछा कि भाई बताओ भाई कौन सी गाड़ी लेनी है, तो आपकी मम्मा ने कहा कि ये लेनी है। फिर आपके जो भाई हैं या बहन है कोई और हैं, उनसे भी पूछा। तो सब ने, चारों लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। फिर एक कंक्लूजन पे आए कि हाँ भाई हमारे पास इतने पैसे हैं और हम ये वाली गाड़ी ले सकते हैं, राइट। एक चीज़ तो ये, इस चीज़ में देखा आपने कि आपके फादर ने सबसे एडवाइस ली, ठीक है। सबसे एडवाइस लेकर के कोई काम किया, गाड़ी परचेज करी। दिस इज डेमोक्रेसी। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि आपके फादर ने कहा कि गाड़ी लेनी है और मैं ले आया, आपको ला करके खड़ी कर दी सामने आपकी गाड़ी। चाहे वो गाड़ी आपको पसंद आए, चाहे वो गाड़ी आपको पसंद नहीं आए, आपकी बात है, आपकी मदर की बात है, आपके ब्रदर या सिस्टर की बात है, किसी को भी पसंद नहीं आ सकती, हो सकता है सबको पसंद भी आ जाए। ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये मोनार्की का केस है, ये राजा वाला केस है। जब राजा होते थे ना तो राजा क्या करते थे? अपनी मर्जी से काम करते थे, जो उनके मन में आया वो करते थे, ठीक है। वो किसी से एडवाइस नहीं लेते थे, उसको बोलते हैं मोनार्की या ऑटोक्रेसी। बट वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है कि हर एक बंदे को सुना जाता है, ठीक है। मेरी चॉइस भी पूछी जाएगी, दूसरे बंदे की चॉइस भी पूछी जाएगी, सबकी चॉइसेस का ध्यान रखा जाता है। आई होप कि आपको डेमोक्रेसी का मतलब तो समझ आ गया। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों से, ऑफ द पीपल, लोगों का, मतलब लोगों के लिए, लोगों ने बनाया है और लोगों का ही है वो, ठीक है। ओके, तो डेमोक्रेसी समझ लिया हमने। अब डेमोक्रेसी के कुछ पिलर्स हैं, जो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है उसके कुछ पिलर्स हैं, मतलब किसके ऊपर बेस बना हुआ है डेमोक्रेसी का। देखिए बेसिक पिलर्स जो हैं उसके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि चैप्टर कुछ और बारे में। तो देखो लेजिस्लेचर क्या होता है? हम क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद हम अपने एमएलए को या एमपी को चूज़ करते हैं। हमारे एमएलए एमपी पार्लियामेंट में जा कर के बैठते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये बैठते हैं वहाँ बैठ कर के ये आपस में कुछ लोग डिस्कस करते हैं। जो ये डिस्कस करते हैं तो ये एक रूल बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लेजिस्लेचर में जो हमने बंदे जिनको वोट दे करके इलेक्ट किया होता है वो बैठते हैं और वो क्या बनाते हैं? कोई लॉ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई लॉ बनाया कि जितनी भी गाड़ियां हैं इंडिया में वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ज़्यादा तेज नहीं चलेगी। भाई 90 इज़ द मैक्सिमम स्पीड जिस पे कोई व्हीकल स्पीड पे चल सकता है, ठीक है। आया एग्जीक्यूटिव।
भाई ये तो एमएलए ने जाकर के वहाँ बैठ करके डिसाइड कर लिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, 90 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा कोई भी गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई गाड़ी ड्राइव करेगा तो उसको चालान होगा, उसको फाइन होगा, ठीक है। अब एमएलए जाकर के थोड़ी सड़कों पे खड़ा होएगा कि भाई मैं देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी इससे तेज़ चल रही है, नहीं करेगा ना एमएलए। एमएलए का काम क्या था, या एमपी का काम क्या था, जो लेजिस्लेचर वाले बंदे थे जिसको हमने इलेक्ट किया, उनका काम था रूल मेकिंग, उन्होंने रूल बना दिया। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव में हम ले लेते हैं पुलिस को। तो पुलिस का काम क्या है, पुलिस जो है रोड्स पे खड़ी रहेगी, कैमरेज लगा करके रखेगी, चेक करेगी कि किसकी गाड़ी की स्पीड 90 से ज़्यादा है, जिसकी स्पीड 90 से ज़्यादा है उसका चालान कर देगी एग्जीक्यूटिव। नंबर 3 जुडिशरी। अब जुडिशरी का काम क्या है, हो सकता है पुलिस वाले की किसी से दुश्मनी थी, उसने जानबूझ करके बोला कि ये 90 की स्पीड से ज़्यादा चला रहा था और इसकी वजह से एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो बंदा कोई मर गया। पुलिस वाले ने झूठ मूठ के कोई केस बना करके किसी बंदे को ऐसे ले गया पुलिस स्टेशन। तो अब हो सकता है कि पुलिस वाले ने झूठ बोला है, हो सकता है कि वो सच बोल रहा है। तो दोनों केसेस में कौन चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं, वो चेक करेगा जुडिशरी। सो आई होप मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि हाँ भाई देखो, अगर समझ आ गया ना तो लाइक और कमेंट ज़रूर बनता है कि सर अच्छी है वीडियो, या आपको अच्छा करना चाहिए, या मैं समझ नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर देना, बट समझ आ रहा तो लाइक कर देना। ओके, तो अब मैंने आपको डेमोक्रेसी बता दिया। डेमोक्रेसी, अब देखो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों की 3 चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे डिपेंडेंट है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया उसको जुडिशरी कह सकती है कि गलत है, ठीक है। मतलब ये तीनों की ना, अब क्या है कि ये देखो, जो लेजिस्लेचर वो लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव उसका लॉ चेक कर रही है कि इम्प्लीमेंट कर रही है, सॉरी, और जुडिशरी उसके ऊपर कंट्रोल बना के रख रही है। तीनों के तीनों की पावर ना बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। ये इस चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे। चेक एंड बैलेंस मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर की पावर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव की पावर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी सब कुछ है। इन तीनों की पावर ऐसे है कि एक दूसरे को कंट्रोल करके रखती हैं कि ये कुछ गलत ना कर दे, राइट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस चैप्टर का मतलब है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का मतलब समझ लो। पावर शेयरिंग का मतलब देखो, इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम हैं, फॉर एग्जांपल सिख हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि हिंदू कल्चर के लोग ज़्यादा हैं, हिंदू रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं। अगर हिंदूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सपोज़ मैं काउंट करता हूँ कि इंडिया में 100 जो है टोटल पॉपुलेशन है, 100 लोग रहते हैं इंडिया में, और 100 में से 70 पीपल जो हैं वो कौन है, वो हैं हमारे हिंदू, और 20 हैं मुस्लिम, और जो बचे 10 हैं वो है सिख। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ 70, 20 और 10। अब क्या है, मुस्लिम भी कम है और सिख भी कम है। क्या अगर हम ऐसा कर दें कि जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसमें हिंदू जो हैं, ऑब्वियसली अगर जब इलेक्शन होगा, क्योंकि हिंदू के वोट्स ज़्यादा हैं तो हिंदूज ज़्यादा जीतेंगे, मुस्लिम कम जीतेंगे, सिख उससे भी कम जीतेंगे। तो जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी डेफिनेटली उसमें मुस्लिम कम होंगे और सिख और भी कम होंगे, हिंदू बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हिंदूज़ की गवर्नमेंट बने और वो ऐसा प्लान करे कि क्योंकि हम तो मेजॉरिटी में, हम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जो है ना सिख को और मुस्लिम को कुछ बिल्कुल पीछे कर देते हैं, उनको कोई भी उनकी पावर देते ही नहीं है कोई। हम ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदी जो है वो क्या होगी, वो नेशनल लैंग्वेज होगी। पंजाबी को भी पीछे छोड़ दिया आपने, उर्दू को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। फिर आपने बोला कि हिंदूज जो होंगे वो सारी गवर्नमेंट जॉब लेंगे, तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, सिख को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। फिर आपने बोला कि जो भी आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देगी वो सिर्फ हिंदूज़ को मिलेगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूलों में हिंदूज़ पढ़ सकेंगे, गवर्नमेंट जॉब में हिंदू आएंगे। तो आप देखो होगा क्या इससे, इससे एक चीज़ तो ये हो जाएगी, हिंदूज़ आर हैप्पी, बहुत खुश हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग वी आर गेटिंग। बट धीरे धीरे करके सिख कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो हिंदुओं से क्या है ना, थोड़ा गैप बना लेंगे। जब ये गैप बनेगा ना तो लेटर ऑन ये एक सिविल वॉर बन जाएगा, एक गृह युद्ध छिड़ेगा, आपस में इतनी लड़ाइयाँ होंगी, इतनी लड़ाइयाँ होंगी, कुछ हिंदूज मरेंगे, कुछ ये होगा, ये होगा। तो कितना गलत हो जाएगा ये सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम कितना गलत है। तो अगर ऐसा हो जाए कि जो मेजॉरिटी में, अब देखो दो चीज़ें होती है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। जो लोग ज़्यादा हैं उन्हें बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी पीपल्स, और जो लोग कम हैं उन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी पीपल। तो अगर मेजॉरिटी अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और ऐसा कुछ ले आते हैं, चेंज करते हैं कि हमारा ही सब कुछ हो,
तो माइनॉरिटी वाले पीछे रह जाते हैं। इससे गैप बढ़ता है, गैप बढ़ने से उनके बीच में लड़ाई के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, कंट्री इनस्टेबल हो जाती है, ठीक है, अनस्टेबल हो जाती है, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, लड़ाई होगी तो पीछे पीछे जाएंगे, तो कंट्री का भट्ठा बैठ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए सबको बराबर की पावर देनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ज़्यादा तो हिंदूज को ही पावर मिले, सबको पावर देनी बराबर ज़रूरी है। तो सबको जब बराबर पावर देने की बात आएगी, सो वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी, राइट। तो यही है डेमोक्रेसी भाई। मैंने देखा, आपको बोला था, घर में 4 बंदे थे, चारों बंदों से डिस्कस किया, दैट इज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे इंडिया में 3 या 4 तरह की कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। जब सबको बराबर का हक मिलता है, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। और जब सबको बराबर का हक मिल रहा है, बराबर की पावर मिल रही है, तो दिस इज नोन एज पावर शेयरिंग। और ये पावर शेयरिंग कहाँ पे हो रही है? द पावर शेयरिंग इज हैपनिंग इन द डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेसी तो मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। अब जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था, उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए इन्होंने 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल लिया। फर्स्ट कंट्री है बेल्जियम, ठीक है, एंड सेकेंड कंट्री है आपकी श्रीलंका। मैं दोनों की 2 कंट्री आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि बेल्जियम कहाँ पे है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो भाई ये रहा आपके सामने मैप। तो ये देखिए, ये है बेल्जियम, ठीक है। ये जो बेल्जियम है ना, बहुत छोटी कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ये देखो, ये है ब्रुसेल्स यहाँ पे। तो ये जो ब्रुसेल्स है और ये पूरा है बेल्जियम, बहुत छोटा है। अगर आप इसका साइज देखोगे तो काफ़ी छोटा है। इसकी पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़, ठीक है। और हरियाणा की पॉपुलेशन आपको पता कितनी है? हरियाणा की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ के लगभग। यानी कि आप ये इमेजिन करो कि हरियाणा से हाफ से भी कम है ये छोटी सी कंट्री, ठीक है। आपने देख लिया। अब इसके बॉर्डर्स देखो कहाँ कहाँ से टच हो रहे हैं। ये रहा फ्रांस, ये बाकी कंट्रीज आप देख रहे हो ना, इन सब के साथ इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। तो आ जाओ भाई, देखो। तो आपने देख लिया मैप में, तो मैप ने आपने सॉरी, बेल्जियम को आपने देख लिया। अब आप इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बेल्जियम की पॉपुलेशन है 1 करोड़। अब यहाँ पे कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कौन सी कम्युनिटी? जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख मैंने बोल दिया था, वैसे ही बेल्जियम में रहते हैं फ्रेंच, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, उन्हें फ्रेंच बोल रहा हूँ। कुछ है डच, ठीक है, वो अपने नीदरलैंड, हॉलैंड वाले हैं, वहाँ से आ रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत बचते हैं जर्मन स्पीकिंग लोग। तो लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, कुछ डच स्पीकिंग है, कुछ फ्रेंच स्पीकिंग है, और थोड़ा बहुत जो बचते हैं वो है जर्मन स्पीकिंग। 3 तरह के लोग हो गए वहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 तरह के लोग हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताते हैं, आओ सी। सो जो बेल्जियम की 1 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच है, डच बोलते हैं। कितने परसेंट है? 59। 40% लोग हैं वेलोनिनिया में रहते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। और 1% जो है जर्मन है। इन तीनों का टोटल करोगे तो 100% बन रहा है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं बेल्जियम की कैपिटल मैंने अभी आपको बताई थी, ब्रुसेल्स। तो जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे देखो क्या सिस्टम है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच है 80%, जबकि पूरे बेल्जियम में जो है फ्रेंच जो है कम है, बट कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा है और कैपिटल रीजन में ही डच है 20%, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ भाई। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो फ्रेंच है ना, ये थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो हायर पोस्ट पे चले जाएंगे, हायर पोस्ट पे चले जाएंगे तो रिच हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा। तो भाई आप भी पढ़ते रहो रिच होने के लिए। तो ऐसे ही फ्रेंच लोग जो है ना वहाँ पे रिच हैं। अब फ्रेंच जो है रिच तो हैं, बट वो माइनॉरिटी में कम है। कैसे कम है देख लो ना। 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच हैं, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं तो 40% लोग क्या हैं? फ्रेंच हैं। 59% डच हैं। तो डच जो है लगभग 60% हैं, फ्रेंच जो है 40% है। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, अगर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं हुई, अगर अब अभी इलेक्शन होता है, फ्रेंच ज़्यादा हैं तो फ्रेंच के जो है कैंडिडेट जो ज़्यादा जीतेंगे। तो अगर फ्रेंच लोग सोचें कि हम अपने हिसाब से रूल बना लें और डच को कुछ जो है, मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर डच जो हैं इलेक्शन में जीतते हैं क्योंकि ज़्यादा हैं और अपने हिसाब से रूल बना लें और फ्रेंच को बोलें कि फ्रेंच को कोई हम ना पावर्स नहीं देंगे, तो क्या होगा?
जो अभी मैं आपको बात बता रहा था इंडिया का एग्जांपल लेकर के, वही होगा। इन दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे, इन दोनों के बीच में गैप्स बढ़ेंगे, और फिर इन द एंड क्या होगा, बेल्जियम जो कंट्री है जो कि यूरोप में है, जो कि बहुत अच्छा राइज कर रही है, अच्छा इनकम है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें डाउन आ जाएंगी, बेल्जियम पीछे आ जाएगा। अभी हम बेल्जियम को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो चैप्टर में लिया जा रहा है, जो कि समझने लायक है, वो है श्रीलंका का। अब श्रीलंका का मैप आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए, ये है श्रीलंका। कहाँ है श्रीलंका? श्रीलंका है बिल्कुल इंडिया के साउथ में, ठीक है। इंडिया के साउथ में जो श्रीलंका है उसकी कैपिटल है कोलंबो, ठीक है। कोलंबो है ना, हाँ, या प्रेमदासा, चलो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में भी कुछ कम्युनिटी वाइज लोग रहते हैं। तो ये देख लिया आपने, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये है पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये चलो आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। तो आइए, मैप आपको दिखा दिया है, तो आ जाओ भाई। अब देखो, अब श्रीलंका में भी कुछ कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं? वहाँ पे रहते हैं सिंहाला, ठीक है, सिंहाला। नंबर 2 वहाँ पे रहते हैं तमिल। अब देखो, मैंने आपको मैप दिखाया था, तो मैप को अगर आपने ध्यान से देखा तो मैप में तमिलनाडु श्रीलंका के नियरेस्ट है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर्स ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ही है, सी रूट है, तो 20 किलोमीटर्स का ही रास्ता है। जब अंग्रेज़ ब्रिटिशर इंडिया पे रूल करते थे तो इंडियंस लोग जो थे इंटेलिजेंट थे, क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छी थी, और साउथ के लोग, तमिल साइड के लोग और ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। अच्छा, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जब ब्रिटिशर इंडिया में थे तो उन्होंने आइलैंड जो कि श्रीलंका है उसके ऊपर भी रूलिंग करी। तो जब वो श्रीलंका को रूल कर रहे थे तो रूल करने के लिए उन्हें कुछ बंदों की ज़रूरत थी जो वहाँ पर काम कर सकें और पढ़े लिखे हों। तो श्रीलंका में तो कुछ था नहीं, तो इंडिया से तमिल लोगों को, क्योंकि तमिलनाडु पास है, वहाँ से कुछ लोगों को ले गए श्रीलंका, ठीक है। वहाँ पर रखा उन्होंने, उनको तमिल लोगों को रखा, फिर उनकी सेटिंग बनती रही, वो तमिल वहीं सेटल हो गए, ठीक है। जब तमिल वहीं सेटल हो गए तो अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। तो श्रीलंका की फ्रीडम से पहले तक, 1948 से पहले तक, जब वहाँ पे तमिल रहते थे तो तमिल्स को हाई पावर्स उनके पास थी। हाई पावर कैसे थी? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ों के साथ टच में थे, तो इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उनको हायर पोस्ट दी, ठीक है। सब कुछ मतलब हायर था। हालांकि जो तमिल्स थे वो माइनॉरिटी में थे, कम थे वहाँ पे। सिंहाला वहाँ के ज़्यादा थे, पर सिंहाला पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो पीछे थे। बट जैसे ही 1948 आया, श्रीलंका आज़ाद हो गया, फ्रीडम मिल गई, तो सिंहालास लोगों ने क्या देखा, यार ये तो फॉरेन से आए हुए बंदे हैं, यानी कि इंडियंस हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं, दूसरी कंट्री से आकर के हमारी कंट्री में हमारे ऊपर रौब जमा रहे हैं, हमसे हायर पोस्ट पे हैं। तो वहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना श्रीलंका में, तो सिंहाला लोग क्या करते हैं, सिंहाला लोग कहते हैं कि सिंहाला, अच्छा, जो सिंहाला लोग होते हैं ना, सिंहाला लोग जो होते हैं ना वो बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं। और जो तमिल्स हैं, तमिल जो है इंडिया से गए हैं, या तो वो हिंदूज हैं या वो मुस्लिम हैं, राइट। और बहुत थोड़े बहुत लोग वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है जी। तो अब जो सिंहाला है 1948 में फ्रीडम के बाद श्रीलंका की, वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि जो बुद्ध धर्म है वो मेन धर्म रहेगा, क्योंकि उनका है। अच्छा, जो सिंहाला की जो लैंग्वेज है, सिंहालीज जो भी वहाँ पे वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि यही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, यानी कि जितने भी सरकारी काम वगैरह होंगे वो इसी लैंग्वेज में होंगे, ठीक है जी। गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी सिंहालास को मिलेगी, ठीक है जी, क्योंकि वो चिड़े हुए थे कि तमिल्स आ गए हैं, तो ये उन्होंने कर लिया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करते करते 1980 के आसपास 1980s आ गया, तो उसके पास आते आते तमिल और सिंहालास इनके बीच में ना गैप बढ़ने लगा। गैप बढ़ने लगा का मतलब सिंहालास जो थे वो चिढ़ते थे तमिल से, बट अब सिंहालास की अपनी सारी बातें पूरी हो रही थी, तो सिंहालास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट तमिल जो थे वो अंदर ही अंदर चिढ़ रहे थे कि यार हम टैलेंटेड ज़्यादा हैं पर पावर्स इनको मिली हैं। क्यों पावर्स मिली हैं? क्योंकि ये अमाउंट में ज़्यादा है, क्योंकि नंबर में ज़्यादा है, क्वालिटी लाइफ ये जी रहे हैं, हालांकि टैलेंटेड हम हैं। तो ऐसे गैप बनता गया। तो ये जो गैप बनता गया, धीरे धीरे करते 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 सिंहालास के अपोजिट में जो तमिल्स थे, तमिल लोगों ने भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई। पॉलिटिकल पार्टीज़ बना करके उन्होंने भी ट्राई किया कि जो उनकी लैंग्वेज है, यानी कि तमिल लैंग्वेज है, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। फिर ये ट्राई फेल जब हो गई, तो सिंहालास के बीच में और तमिल के बीच में
हुई लड़ाई, इसको बोलते हैं सिविल वॉर। जब सिविल वॉर हुआ ना श्रीलंका में, इस सिविल वॉर के कारण ही हमारे प्राइम मिनिस्टर एक मारे गए। आपको बताना है कौन से प्राइम मिनिस्टर थे वो। इसी के कारण, इसी सिविल वॉर के कारण हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी भाई। इतना ज़्यादा ये सिविल वॉर तगड़ा हो गया था। ठीक है, चलो आप मुझे बताना कौन थे वो, कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सिविल वॉर चलता रहा, हुआ क्या फिर इन द एंड क्या हुआ? इन द एंड ये हुआ कि कुछ सिंहालाज मर गए, कुछ तमिल मर गए। मरने की पोजीशन में क्या हुआ, श्रीलंका के लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए, डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख पाए। वो किसकी तरफ देखते रहे? वो देखते रहे कि हमारे लोग लड़ रहे हैं, वो उसी को ही सॉर्ट करने में रहेगा, उसी को सुलझाते रहे, बट वो आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है कंट्रीज। क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं है। समझ गए? पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है भाई शेयरिंग प्रॉपर? क्योंकि सिंहालाज ने अपने आप को प्रायोरिटीज दी ज़्यादा, उनको सोचा ही नहीं कि ये भी कोई लोग हैं। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा बताता हूँ चैप्टर में क्या लिखा है, फिर देखते हैं क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, श्रीलंका में सिंहालाज जो है 74%, तमिल है 18%। अब जो तमिल लोग हैं ना, तमिल लोगों की भी दो क्वालिटीज़ हैं। कुछ लोग बहुत पहले से तमिल लोग वहाँ पे रहते थे, उनको बोलते हैं नेटिव तमिल। नेटिव तमिल का मतलब है कि बहुत पुराने हैं, बट वो अच्छा। और जो कुछ इंडिया से बाद में गए 5-7% के लगभग वो हैं। तो ये दो तरह के है ना। तो सिंहाला 74%, तमिल 18%। तमिल नेटिव भी हैं वहाँ पे और श्रीलंकन तमिल भी हैं। ठीक है, अच्छा, जो रेस्ट है वो इंडियन तमिल है और 7% जो है क्रिश्चियन लोग हैं। अब देखो, सिंहाला जो है बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, तमिल जो है हिंदू या मुस्लिम है। जब श्रीलंका को फ्रीडम मिलती है 1948 में, तब कुछ होता है। अच्छा, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब जो लोग किसी कम्युनिटी के, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, जब वो अपने कुछ मतलब फेवर्स के लिए जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको पीछे धकेल दें, उनको दबाएं, उनके जो राइट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन करें, इसे बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, सो मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री डिसरिगार्डिंग नीड्स ऑफ माइनॉरिटी पीपल। उनको डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। हुआ क्या, 1948 में श्रीलंका फ्रीडम मिलती है। 1956 में श्रीलंका में एक रूल बनाया गया, सिंहालीज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। और जब उनको ऑफिशियल लैंग्वेज मिल गई तो जो तमिल लोग हैं वो क्या करेंगे? तमिल लोगों को फीलिंग आएगी, यार हम कोई एलियन है क्या, हम बाहर से आए क्या, हमें क्यों नहीं ये चीज़ें मिल रही? तो तमिल्स विल हैव अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन इन द कंट्री। तो वहाँ पे वो एलियनेशन को फील करेंगे कि हम एलियन हैं। तो क्या हुआ, इससे गैप इंक्रीज हो गया तमिल और सिंहालास के बीच में। तो डिमांड बनी कि तमिल का एक स्टेट अलग से बना दो, तमिल एलम। तमिल एलम मतलब तमिल लोग कहते थे कि हमारे लिए अलग स्टेट बना दो, फिर उस स्टेट में हम अलग से रह लेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिविल वॉर हो गया, लड़ाई होगी आपस में। जब लड़ाई हुई तो बहुत सारे लोग मर गए, कुछ इंडिया में भाग गए, कुछ कहीं और जा रहे थे। और ये सिविल वॉर कब एंड हुआ? 2009 में। बट श्रीलंका डाउनग्रेड हो चुका, डाउनफॉल चला गया श्रीलंका का, डेवलपमेंट बहुत दूर चली गई श्रीलंका से। सो आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब इस चैप्टर से जो इतना हमने हमें पढ़ा है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वेश्चन इसमें तो यही आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी ये रही भाई, डेमोक्रेसी बता देना। ठीक है, उसके पिलर्स बता देना। फिर आपको लिखेगा कि बेल्जियम के ऊपर या श्रीलंका के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। तो श्रीलंका तो बिल्कुल आपने देख ही लिया, श्रीलंका में कितने क्लैशेस हो गए हैं। क्यों क्लैशेस हुए हैं? क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग को प्रॉपर से नहीं किया है, इसलिए हुआ है। बट बेल्जियम, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बेल्जियम में कैसा चल रहा है। बेल्जियम ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती थी, पर बेल्जियम बहुत बढ़िया सिस्टम बनाएगा, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। वो तो देख ही लिया हमने क्यों ज़रूरी है, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझाऊँ। अगर कोई कमी लगती है तो बताएं, कमेंट्स करें, अच्छी लगती है तो वो भी बता दिया करें भाई, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।